हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने ट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इसी नेट यूनिट 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें हमने करीब 5 वीडियो कंप्लीट कर लिया था इसमें, और काफी चीजें हमने उदारवाद, न उदारवाद आदि बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों ने पहले की नहीं देखी तो जरूर देख लें, तभी आपके समझ में आएगी वीडियो। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे, इसी में आगे चलेंगे, और प्रमुख यथार्थवादी विचारक। ठीक है। तो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने लिया है, और जरूर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं अब डेली इसकी वीडियो जरूर एक अपलोड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है। चलिए, तो प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौटिल्य, थ्यूसिडाइड्स। ठीक है। और इनकी पुस्तक है पेलोपोनेशियन। ठीक है, पेलोपोनेशियन वार 431 से 404 बीसी। ठीक है। मैकियावली की लिखी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार। ठीक है। रिटर्न बिटवीन 1519 एंड 1520। ठीक है। 1519 और 1520। हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक लेवियाथन 1651 ईस्वी की रचना है। रूसो की महत्वपूर्ण रचना है द स्टेट ऑफ वार। ठीक है, ये किसने लिखी? रूसो ने लिखी। ये सब कौन है? प्रमुख यथार्थवादी विचारक हैं, और ये सब इनकी जो है महत्वपूर्ण कृतियां हैं, रचनाएं हैं। ठीक है। और आधुनिक यथार्थवादी E.H. कार की रचना है। ठीक है, 20 years क्राइसिस, रिटर्न इन द 1930 फर्स्ट एडिशन वाज, ठीक है, पब्लिश्ड इन द सितंबर 1939। ठीक है। रोनाल्डो नेबूर, निकोलस स्पाइकमैन, जॉर्ज कैनन, रेमंड एरन, गिल पिन, जॉन हर्च, एओ किसिंजर यथार्थवादी। ये सब कौन है? यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है। इसी में आगे चलेंगे। और हैंस मर्गेनथाउ के यथार्थवादी विचार की 6 मूल्य मान्यताएं हैं। ठीक है, 6 मूल्य मान्यताएं हैं। और जैसे इसमें हैंस मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। कौन सा आधार प्रदान किया? सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। और हैंस मर्गेनथाउ, और इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ठीक है, इनकी कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 ये रचना है। ठीक है, इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कृतियां हैं जो हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स, 1946। ठीक है, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, 1951। ठीक है। और द प्रपोज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये 1960। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी कृतियां हैं? हैंस मार्गेन थाउ की। ठीक है। और मार्गेन थाउ के 6 मौलिक नियम हैं, और 6 मौलिक नियम ये हैं। मार्गेन थाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। कैसे स्वभाव पर आधारित होती है? वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। और मार्गेन थाउ ने मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप में प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। यानी मूल रूप से जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो प्रभुत्ववादी होता है, और प्रभुत्व की वो आकांक्षा रखता है। सब पे अपना हक जमाने की कोशिश करता है, सबको अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है, सबके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। यह मूल स्वभाव है मनुष्य का, मार्गेन थाउ ने कहा है। मार्गेन थाउ के अनुसार ये संघर्ष जो है संक्रमणकालीन नहीं है, अपितु यह हमेशा से, यानी लगातार या शाश्वत कह सकते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। मार्गेन थाउ कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति होता है उसका क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का? उसका मतलब होता है राष्ट्रीय हित होता है, उसका तात्पर्य राष्ट्रीय होता है, जिसे प्रत्येक राज्य शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश
करता है। किसके द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है? शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। और राष्ट्रीय हित का अभिप्राय या अर्थ राष्ट्र के उन केंद्रीय मूल्यों से होता है जिसे प्रत्येक राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहता है। ठीक है, और उन मूल्यों से सोचा है जिसे प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश उसे क्या करना चाहता है? उसे पाना चाहता है, उसे अर्जित करना चाहता है। दूसरा पॉइंट है मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। यानी जो भी चीजें हैं सब परिवर्तनशील हैं, कोई भी चीज यहाँ पे अस्थायी नहीं है इस दुनिया में। तो सब चीजें उसी हिसाब से राष्ट्रीय हित भी होते हैं जो भी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है। और वस्तुतः उसने राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं दिया, अपितु वह राष्ट्रीय हित को देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष मानता है। यानी उसने कोई भी ऐसा अर्थ नहीं दिया है राष्ट्रीय हित को, बल्कि वह कहता है कि राष्ट्रीय हित देश के हिसाब से, काल यानी समय के हिसाब से, ठीक है, देश के हिसाब से, समय के हिसाब से, और परिस्थितियां क्या है उसकी, ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब जो है उसके सापेक्ष मानता है, उनके अनुसार मानता है। ठीक है, राष्ट्रीय हित यानी देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष मानता है, उनके अनुसार होता है। तीसरा पॉइंट है मार्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। ये पॉइंट मेन है कि क्या कहता है मार्गेनथाउ की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो नैतिकता से संचालित नहीं होती है। मार्गेनथाउ की जो मूल्य मान्यता है उसके अनुसार, यानी जो मूल उसकी मान्यता है उसके अनुसार राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, नैतिकता से नहीं होता है। किससे होता है उसका संचालन? उसका राष्ट्रीय हित से होता है और शक्ति से होता है, ना कि नैतिकता से होता है, ये कहता है मार्गेनथाउ। फोर्थ पॉइंट है मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, ना कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता का पालन किया जाता है। यहाँ मार्गेनथाउ के सार्वभौमिक नैतिकता का अभिप्राय उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को अपनाना है जिन्हें देश काल से निरपेक्ष माना जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, समझ, सोच, विवेक, ना कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता का पालन किया जाता है। और यहाँ मार्गेनथाउ के सार्वभौमिक नैतिकता का अभिप्राय उन सार्वभौमिक जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाना है, ठीक है, जिन्हें देश काल से निरपेक्ष माना जाता है। ठीक है, जबकि मार्गेनथाउ विवेक और राष्ट्रीय हित के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करता है और ना कि सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्गेनथाउ ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया कहा है। स्वायत्त मतलब एक तरीके से स्वतंत्र भी कह सकते हैं आप, स्वायत्त कह सकते हैं। मार्गेनथाउ ने राजनीति का विश्लेषण किया, ठीक है, एनालिसिस किया और विश्लेषण करते हुए उसने कहा कि राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय हो, यानी चाहे अपने देश के अंदर जो भी चीजें हैं, एक देश हमारा घर एक तरीके से होता है, तो चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय हो, एक समान होता है उसने कहा, क्योंकि राजनीति मूलतः शक्ति के लिए संघर्ष है। किसके लिए संघर्ष है राजनीति? शक्ति के लिए। और अंतर केवल इतना है कि घरेलू क्षेत्र में, यानी अपने देश के अंदर की जो चीजें वो घरेलू हैं, तो घरेलू क्षेत्र में राज्य नामक जो संप्रभु होता है वो सत्ता होने के कारण इन संघर्षों पर नियंत्रण कर लेता है। यानी हमारे देश के अंदर कुछ भी चीजें होती हैं तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी चीजें आती हैं तो उसको किसी भी केंद्रीय सत्ता के अभाव में होने के कारण यह संघर्ष क्या होते हैं, अनियंत्रित तो हो जाते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए की गई है कि अगर आपसी देशों में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना हुई है, जिनके द्वारा ये सब चीजें संचालित होती रहती हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजें उतनी कंट्रोल में नहीं रह पाती हैं। और मार्गेनथाउ ने राजनीति को इतना अधिक महत्व दिया कि वह उसे स्वायत्त मानता है। ठीक है, यद्यपि मार्गेनथाउ का सिद्धांत वर्तमान के नॉन जीरो सम गेम युग में आंशिक या पूर्ण प्रतीत होता है, किंतु अनेक कमियों के बावजूद इसका सबसे बड़ा महत्व ये है
निष्कर्ष में यही कहा सकता है कि यह पहला विचारक था जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सैद्धांतिक जो है आधार रखा। कौन? हैंस मॉर्गेनथाउ ने पहला विचारक था जिसने ये सर्वप्रथम यथार्थवाद का आधार रखा था। अब हम थोड़ा इसकी आलोचना भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हो बिना आलोचना के पूरी नहीं होती। आलोचना में क्या है कि रॉबर्ट टकर है, केनेथ वाल्टज हैं, इन्होंने मॉर्गेनथाउ को यथार्थवादी नहीं माना, जबकि अभी हमने बात की कि पहला ऐसा विचारक है जिसको यथार्थवादी कहा जा सकता है। लेकिन इन्होंने इसको यथार्थवादी नहीं माना। क्यों नहीं माना? इनके अनुसार इनका अपना मत है, इनका अपना पक्ष है। ये कहते हैं कि मॉर्गेनथाउ यथार्थवाद का विश्लेषण करने के बजाय यथार्थवाद का प्रयोग अपने पूर्व निर्धारित मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। यानी इनका कहना है कि यथार्थवाद का विश्लेषण नहीं किया है इन्होंने, बल्कि उसकी बजाय इन्होंने यथार्थवाद का जो प्रयोग किया है वो उनकी जो पूर्व निर्धारित मान्यताएं हैं, ठीक है, जो मूल्य हैं, जो निर्धारित मान्यताएं हैं, उनका प्रमाण देने के लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए, उनको सत्यापित करने के लिए वो करते हैं। स्टैनली हाफमैन के अनुसार मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद शक्ति आधारितवाद का विचार है, क्योंकि मॉर्गेनथाउ शक्ति को ही साधन व शक्ति को ही साध्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा नहीं बल्कि शक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो शक्ति को ही साध्य मानते हैं। और मॉर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है इन्होंने? ये कहते हैं संघर्ष का, जबकि वास्तविकता में सहयोग भी होता है। ठीक है, ये भी चीज सही है कि बिना सहयोग के तो कुछ नहीं है, पारस्परिक सहयोग भी होता है, सिर्फ संघर्ष ही नहीं होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग की भावना भी पाई जाती है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि सबके यहाँ की परिस्थितियां, भौगोलिक वातावरण सब कुछ अलग होता है। आयात निर्यात, हर देश एक दूसरे पर किसी न किसी कारणवश निर्भर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई अकेला नहीं रह सकता, सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसा कि मॉर्गेनथाउ ने स्वयं शांति निर्मित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया। प्रतिबंध के द्वारा शांति, यहाँ पे शांति होगा, विश्व सरकार के द्वारा शांति, और कूटनीति राजनय के द्वारा शांति, यहाँ पे भी शांति होगा। तो शांति के उपायों को जो है इन्होंने कहा, मॉर्गेनथाउ ने प्रतिबंध के द्वारा शांति तथा विश्व सरकार के द्वारा शांति के उपायों को इन्होंने क्या बताया? इन्होंने व्यर्थ बताया, अनुपयुक्त बताया, तथा कूटनीति या राजनय के द्वारा शांति को इन्होंने क्या बताया? उपयुक्त बताया। यानी प्रतिबंध के द्वारा शांति और विश्व सरकार के द्वारा शांति को इन्होंने व्यर्थ बताया है, अनुपयुक्त बताया, बल्कि कूटनीति या राजनीति के द्वारा इन्होंने शांति को उपयुक्त बताया है। ठीक है, एक और मॉर्गेनथाउ संघर्ष को यथार्थवाद मानते हैं, तो दूसरी ओर शांति का वर्णन भी करते हैं। एक तरफ उन्होंने संघर्ष को महत्व दिया, दूसरी तरफ उन्होंने शांति की बात भी की। तो ये कहते हैं आलोचक की यह क्या है? ये एक विरोधाभास है, यानी उनके विचारों में आपस में ही, अपने विचारों में ही विरोधाभास है। एक तरफ व्यक्ति लड़ाई की बात करता है, दूसरी तरफ शांति की भी बात कर रहा है। तो ये है, कहते हैं कि उनके आपसी विचारों में क्या है? विरोधाभास है। C.W. मैनिंग, मार्टिन वाइट हाफसन महोदय अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आक्रामक यथार्थवाद। जॉन मशाइमर का यथार्थवाद आक्रामक यथार्थवाद कहा जाता है, जॉन मशाइमर का, और इनकी प्रसिद्ध रचना है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। ठीक है, उन्होंने वाल्टज के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है। वाल्टज, ठीक है, वाल्टज के इन्होंने यथार्थवाद को किसकी संज्ञा दी है? रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है, क्योंकि वाल्टज के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यानी प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? वृद्धि करना चाहता है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, हमारे नागरिक सुरक्षित रहे, हमारा बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं।
जबकि मसाइमर के अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य आधिकारिक शक्ति अर्जित करना है। जबकि मसाइमर क्या कहते हैं, वाल्टज ये कहते हैं कि प्रत्येक देश क्या करना चाहता है, अपने देश की अधिक से अधिक सुरक्षा करना चाहता है, उसमें वृद्धि करना चाहता है। लेकिन मसाइमर क्या कहते हैं, मसाइमर कहते हैं कि राज्य का मूल उद्देश्य जो है अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना, अधिक से अधिक पावरफुल बनना है अपने आप को। ठीक है, चाहे मिसाइलें बना के, चाहे जैसे भी लोग पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, जैसे रूस है आदि देश और चीन है। तो सब लोग चाहते हैं ना कि हम अधिक से अधिक बना लें और युद्ध हो तो हम बस गिरा दें 2-4 बम। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर मामले में कुछ लोग तानाशाही, अमेरिका है आदि तानाशाही की चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये कहते हैं कि राज्य का मूल उद्देश्य आधिकारिक शक्ति यानी अधिक से अधिक को क्या करना चाहता है, शक्ति अर्जित करना चाहता है। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। और क्योंकि सुरक्षा भी की दृष्टि से भी शक्ति अर्जित करने की कोशिश की जाती है। नहीं तो अगर फिर कोई देश शक्ति अर्जित नहीं करेगा तो उसे कमजोर समझकर, जैसे अभी देखा आपने कुछ टाइम पहले यूक्रेन और रूस का अभी चल ही रहा था और अभी भी कोई निपटारा खास नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसा कि दबाने की कोशिश करेगा, अगर अपने आप को देश शक्तिशाली नहीं बनाएगा तो उसे दबाने की जो है उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है। तो इनका कहना है कि मसाइमर ने जो है अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है, इसलिए मसाइमर के यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है। और तार्किक चमन यथार्थवादिता वादी का, ठीक है। ग्रीको व केजनर राज्य तार्किक व्यवहार करता है और नव यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तार्किक चयन यथार्थवादी, ठीक है, यहाँ पे का और ये चयन होना चाहिए, ठीक है, का नहीं होना चाहिए। तो तार्किक चयन यथार्थवादी, ग्रीको व क्रेजनर, ठीक है, राज्य तार्किक व्यवहार करता है, नव यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।